हम बस अब सावधान रह सकते हैं कि जैसे ही शिकारी आए तो फौरन चौकन्ना होकर उड़ जाएं, वरना शिकारी किसी को भी नहीं बख्शेगा। सारे पक्षी चील की बात से सहमत हो गए। तो ठीक है, फिर बारी बारी हम सुरक्षा की ड्यूटी दिया करेंगे। जैसे ही शिकारी देखे फौरन ही पक्षियों को सावधान करना होगा। और फिर सारे पक्षी बारी बारी अपने पेड़ के पास पहरा देने लग जाते हैं। एक दिन कौवे की बारी होती है तो एक दिन कबूतर की, और कभी चिड़िया की बारी होती है। कुछ दिन तो ऐसे ही शांति के साथ गुजर जाते हैं, लेकिन शिकारी नहीं आता। उस दिन का शिकार तो बहुत मजे का था। अभी तक उसका स्वाद हमारे मुंह से गया नहीं है। आज फिर उन पक्षियों पे जाके हाथ साफ करता हूँ। शिकारी का बेटा भी उसके साथ ही था, जो बहुत छोटा और मासूम था। उसका नाम मुन्ना था। पापा पापा, आप प्लीज पक्षियों को ना मारा करें ना। देखे तो सही, वो कितने छोटे और मासूम हैं। उन्हें कितना दर्द होता होगा ना जब आप उसको गोली मारते होंगे। अरे मुन्ने मेरे बेटे, तू ना समझेगा। मुझे शिकार खेलने में मजा आता है। बस कुछ दिनों के बाद शिकार छोड़ दूंगा, तुम चिंता ना करो। मुन्ना उदास होकर मुंह लटका लेता है और शिकारी शिकार करने जंगल में चला जाता है। पक्षी तो पहले से ही सावधान थे कि जैसे ही शिकारी उनके करीब पहुंचता है तो कबूतर उसे देख लेता है और जोर से एक आवाज निकालता है, जिससे कि सभी पक्षी सावधान हो जाते हैं और उड़ने की तैयारी करने लगते हैं। शिकारी के पास पहुंचने तक सभी पक्षी उड़ चुके थे, लेकिन वो बहुत ही माहिर शिकारी था। फौरन से वो एक उड़ते हुए पक्षी का निशाना लेता है और उड़ते उड़ते उसे मार गिराता है। बहुत चालाक बन रहे थे छोटे पक्षियों। शायद मुझे जानते नहीं हो तुम लोग। शिकारी मरे हुए परिंदे को लेकर चल देता है। अब तो सारे पक्षी और भी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उनकी तरकीब ने काम नहीं किया था और एक और पक्षी अपनी जान से हाथ धो बैठा था। अब हमें कुछ और सोचना चाहिए। इस तरकीब से तो हमें कुछ नहीं हुआ। ये तो काम ही नहीं कर रही। ऐसे ही चलता रहा तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तो सब मिलकर कुछ सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। कालू वैसे ही बहुत बुद्धिमान था, उसके माइंड में फौरन से एक आइडिया आता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कबूतर। तुम ऐसा करो, अभी जाओ और देखो कि शिकारी शिकार लेकर कहाँ जा रहा है। उसके ठिकाने का पता चलाओ, फिर हम इसका कोई उपाय निकालते हैं। हम दूसरे जंगल वालों की तरह नहीं है कि चुप करके बैठे रहें। ठीक है, अभी ऊंची उड़ान भर के जाता हूँ और देखता हूँ कि वो कहाँ जाता है। कबूतर उड़कर शिकारी को देखता है कि वो किस दिशा में जाता है। कबूतर शिकारी का पीछा करते करते उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है। कबूतर उसके ठिकाने के पास बच्चे को भी देखता है और वो समझ जाता है कि ये शिकारी का ही बच्चा है। अब जाकर सबको इस ठिकाने का बताता हूँ और इस बच्चे का भी बताता हूँ। कबूतर उड़कर वापस अपने जंगल आ जाता है। कालू, शिकारी यहाँ से कुछ दूर इंसानों की बस्ती के पास रहता है और पता है, वहां मैंने एक छोटा बच्चा भी देखा है। मुझे लगता है वो शिकारी का ही बच्चा है। तो मतलब मैंने सही सोचा था कि शिकारी का बच्चा जरूर होगा। अब मेरे माइंड में एक प्लान आया है। अब हम शिकारी और उसके ठिकाने पर नजर रखेंगे। जैसे ही शिकारी शिकार करने के लिए जंगल की तरफ आने लगेगा, हम उसके ठिकाने पे पहुंच जाएंगे और फिर मैं उसे बताऊंगा कि किसी पक्षी को कैसे मारते हैं। मगर हम वहां जाकर करेंगे भी तो क्या करेंगे, ये तो बताओ। शिकारी अगर घर वापस आ गया तो हमें तो वहीं मार देगा। आगे का प्लान वहीं जाकर बताऊंगा। बस चील को जरूर साथ लेकर चलना तुम लोग। अगले दिन जैसे ही शिकारी अपने ठिकाने से निकलता है, सारे पक्षी उड़ के उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां पर मुन्ना अकेला था। चील, अब तुम ऐसा करो कि इस छोटे से बच्चे को उठाकर किसी विशाल पेड़ पर ले जाओ और शिकारी के वापस आने तक का इंतजार करो। वो बस आता ही होगा। मुन्ना भी ये सब कुछ सुन रहा था और वो अपने पापा की शिकारी वाली आदत छुड़वाना चाहता था, इसीलिए तो वो कुछ भी नहीं बोलता। चलो ठीक है, मैं इसे आसानी से उठा लूंगी। ये तो छोटा सा इंसान का बच्चा है। फिर चील मुन्ने को उठाकर पेड़ पर ले जाती है और बाकी के पक्षी भी वहां ही बैठ जाते हैं और सब शिकारी का इंतजार करने लग जाते हैं। आज तो कोई भी पक्षी ना मिला मने। चलो, कब तक बच जाएंगे। मेरे ख्याल से मुझे घर वापस जाना चाहिए। पीछे मुन्ना भी तो अकेला है।
शिकारी वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि मुन्ने को पक्षियों ने दरख्त के ऊपर लटकाया हुआ है। हाँ भाई जालिम शिकारी, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अब हम तुम्हारे बच्चे को इस पेड़ से गिरा दें तो फिर तुम्हें एहसास होगा कि कैसे किसी को तकलीफ देते हैं और कैसे अगले को दर्द होता है। पापा पापा बचाओ, वरना ये मुझे नीचे गिरा देंगे। आप प्लीज मुझे बचाएं। अरे पक्षियों, मेरे बच्चे को कुछ ना होने देना प्लीज। मेरा एक इकलौता बच्चा है, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। कुछ ना करना तुम इसे, मैं विनती करता हूँ। तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। वैसे ये भी सही है, अपने बच्चे के बगैर मर जाओगे और जो हमारे जंगल में आकर हमारे बच्चों को मारते हो, हमारे परिवार के पक्षियों को मारते हो, हमें भी ऐसी ही तकलीफ पहुंचती है। जब खुद पर पड़ी है तो अब समझ आ रही है कि तुम्हारा भी परिवार है और तुम्हें भी दुख होता है। मुन्ने माफ कर दो, मैं अंधा किसी पक्षी को नहीं मारूंगा। बस मेरे मुन्ने को छोड़ दो, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। चील मुन्ने को पकड़कर पेड़ से नीचे ले आती है और शिकारी के पास उतार देती है। शिकारी फौरन से मुन्ने को गले लगा लेता है। पापा, अब आप कभी भी किसी पक्षी को मत मारना। देखे ना, उन्हें भी तो बहुत दुख होता है। ना बेटा, आइंदा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मुन्ने माफ कर दे बेटा। इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें सबक मिलता है कि जब हमें कोई चीज तकलीफ नहीं दे रही तो बिला वजह हमें उसको तंग नहीं करना चाहिए। चाहे वो पक्षी हो या इंसान हो, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो अपने बच्चों और परिवार को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम प्यार करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल में सभी पक्षी अपने जीवन के दिन गुजार रहे थे, लेकिन बारिशें थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे जंगल के पक्षी बारिशें एंजॉय कर रहे थे। सब ने अपने अपने घर टाइम से बना लिए थे और अनाज भी जमा कर रखा था। इन सब पक्षियों में बबली चिड़िया भी थी, जो अपने 2 बच्चों बंटी और चीटू के साथ रह रही थी। बंटी और चीटू बहुत ही छोटे बच्चे थे, इसीलिए वो उड़ नहीं सकते थे। बंटी, चीटू, मैं साथ वाले जंगल में जा रही हूँ, तुम घोंसले में ही रहना। देखो बारिश बहुत तेज़ है और तुम अभी उड़ नहीं सकते। मैं बस अभी थोड़ी देर तक आ जाऊँगी। ओके मामा, हम घोंसले में रहेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। चिड़िया उड़कर दूसरे जंगल में चली जाती है। उड़ते उड़ते उसे अपने जंगल से कुछ दूर एक कछुआ नजर आता है जो उल्टा हुआ था, और वो बहुत कोशिश के बावजूद भी सीधा नहीं हो पा रहा था। चिड़िया तो वैसे भी दिल की बहुत अच्छी होती है। कछुए की मदद करने के लिए वो फौरन कछुए के पास पहुंच जाती है। अरे कछुए भाई, भला आपको क्या हुआ है? ऐसे उल्टा किसने कर दिया आपको? रुके ज़रा, मैं अभी आपको सीधा करती हूँ। बबली फौरन से कछुए को सीधा करने में उसकी मदद करती है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, तुमने मेरी सहायता की। मुझे साथ वाले जंगल के शरारती उल्लुओं ने उल्टा कर दिया था। वो बहुत ही शैतान है। मैं कब से ऐसे ही पड़ा था, कोई मेरी मदद को नहीं आया। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की है। कोई बात नहीं, मैं तो गुजर रही थी तो आपको देखा और आपकी सहायता के लिए चली आई। अब मैं जाती हूँ घर, मेरे बच्चे बहुत अकेले हैं और अभी भी आपको पता है बारिश भी हो रही है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चिड़िया वहाँ से घर की राह लेती है और अपने घोंसले में पहुँच जाती है, जहाँ बंटी और चीटू उसका इंतज़ार कर रहे थे। मामा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो हम सब बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। नहीं बेटा, आपकी मामा आपके पास है ना, चिंता नहीं करो, आपको किसी भी मुश्किल में नहीं आने दूंगी। बारिशें थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादल भी खूब बरस रहे थे। ऐसे लगता था कि जैसे बादल ही फट पड़े हैं। अब तो वो जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। जंगल के सभी पक्षी बहुत ही चिंतित हो गए थे। लगातार बारिशों की वजह से उनकी ज़िंदगी काफ़ी कठिन हो गई थी। पर कुछ समय के बाद बारिश के साथ साथ तूफान भी आ गया और सारे दरख्त ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गए। चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में थी कि पेड़ हिलने की वजह से उसके दोनों बच्चे दरख्त से नीचे पानी में गिर जाते हैं। चिड़िया पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ती है। चिड़िया चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अरे बचाओ मेरे बच्चों को,
प्लीज़ देखो, वो नीचे पानी में गिर गए हैं। प्लीज़ कोई तो मेरे बच्चों को बचाओ। सारे पक्षी चिड़िया की आवाज़ सुनकर उसके पास जमा हो जाते हैं। लेकिन नीचे तो बहुत ज़्यादा पानी है, हम भला कैसे पानी में बच्चों को निकाल सकते हैं? हमने कोशिश की तो हम भी पानी में डूब के मर जाएंगे। कोई चाहकर भी चिड़िया की मदद नहीं कर सकता था। चिड़िया तो माँ थी, उसे लगा कि उसके बच्चे पानी में डूब के मर गए हैं, तो उसने इस बात का बहुत सदमा लिया और सख्त बीमार हो गई। जंगल के डॉक्टर तोताराम ने चिड़िया का बहुत इलाज किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकी। सारे पक्षी भी चिड़िया के लिए बहुत ही परेशान थे, लेकिन चिड़िया थी कि उसे अपने बच्चों का गम खाए जा रहा था। देखो दोस्तों, चिड़िया ऐसे ठीक होने वाली नहीं है। मेरे ससुराल वाले जंगल में एक भालू वैद्य जी रहते हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान हैं। मेरे ख्याल से हमें उनको लाना चाहिए, वो चिड़िया की बीमारी का कोई उपाय निकाल सकते हैं। सबको कबूतर की ये तजवीज़ बहुत ही पसंद आई और कबूतर भालू वैद्य को लेने चला जाता है। उधर चिड़िया के बच्चे पानी में तैरते तैरते दूर निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कछुआ देख लेता है। कछुआ जब छोटे छोटे बच्चों को पानी में डूबता हुआ देखता है तो फौरन उनको पानी से बाहर निकाल लेता है। अरे बच्चों, क्या हुआ तुम लोगों को? ऐसे पानी में कैसे गिर गए तुम लोग? बंटी और टीटू कछुए को सब बताते हैं कि कैसे बारिश और तूफान के कारण वो पानी में गिर गए थे और कैसे वो अपने जंगल से बहुत दूर आ चुके हैं। कछुए अंकल, हमारी मामा बहुत परेशान हो रही होंगी, प्लीज़ हमें किसी तरह हमारी मामा के पास पहुंचा देना। हाँ हाँ, कुछ करते हैं। आपकी मामों का नाम क्या है और किस दिशा में रहती हैं? तभी मैं आपको वहाँ ले जा सकूंगा ना। दिशा का तो हमें नहीं पता, लेकिन उनका नाम बबली चिड़िया है। अरे, तुम बबली चिड़िया के बच्चे हो। तुम लोगों की मामा बहुत अच्छी हैं। उन्होंने एक बार मेरी हेल्प की थी। ऐसा करो, कुछ दिन यहाँ मेरे पास रह जाओ। जैसे ही बारिशें कम होंगी मैं तुम लोगों को तुम्हारी मामा के पास छोड़ आऊंगा। चीटू और बंटी बारिशें रुकने तक कछुए के पास रहने लग जाते हैं। वैद्य भालू चिड़िया को देखने दूसरे जंगल से आ जाते हैं। भालू अच्छे से चिड़िया का चेकअप करता है। देखो सब पक्षियों, चिड़िया को अपने बच्चों के मरने का बहुत गम है। मैं इसे कोई भी जड़ी बूटी दूं, वो असर नहीं करने वाली। इसको अपने बच्चों का बहुत गम लग गया है। कोई प्लीज मेरे बच्चों को कहीं से ला दे, मेरे बंटी और चीटू को। मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है। मुझे तो लगता है कि अब चिड़िया को मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक ये अपने बच्चों का दुख दिल से नहीं निकाल देती, ये ठीक नहीं हो सकती। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि ये ठीक हो जाए। चलो बच्चों, आज हम तुम्हारी मम्मा के पास जाएंगे। तुम दोनों मेरे ऊपर बैठ जाओ, क्योंकि तुम दोनों उड़ नहीं सकते। मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा। कछुआ बंटी और चीटू को अपने ऊपर बिठाकर आहिस्ता आहिस्ता उनके जंगल की तरफ लेकर चलता है। लेकिन काफी समय के बाद धीरे धीरे चलते हुए कछुआ उनको उनके जंगल लेकर पहुंच जाता है। सारे पक्षी ऐसे बंटी और चीटू को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो तो पानी में डूब के मर गए होंगे। जैसे ही चिड़िया बंटी और चीटू को देखती है, उसकी बीमारी तो फौरन भाग जाती है। वो अपने दोनों बच्चों को भाग के गले लगा लेती है। कहाँ चले गए थे तुम मेरे बच्चे? पता है आपके बगैर अपनी मामा की क्या हालत हो गई थी। शुक्र है तुम दोनों वापस आ गए हो। अरे चिड़िया बहन, ये तो पानी में डूब रहे थे, तो मैंने देख लिया और इनको बचा लिया। वो तो बाद में मुझे पता चला कि ये तो तुम्हारे बच्चे हैं, तो मुझे और भी अच्छा लगा। याद है ना आपको, आपने पहले भी मेरी जान बचाई है। जी मुझे याद है। कछुए भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चों की जान बचाई, वरना मैं अब तक इनके गम में मर जाती। सही कहते हैं कालू, माँ का प्यार बहुत ही सच्चा होता है। देखो, अभी तो चिड़िया मरने वाली हो गई थी, और अब देखो बच्चों को देख के तो इसकी बीमारी जैसे रफू चक्कर हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे तो कुछ हुआ ही ना हो इसको। हाँ, सही कह रहे हो। माँ चीज ही ऐसी है। देखो,
चिड़िया तो अब कितनी खुश है। और ऐसे सारे पक्षी फिर से हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें सबक मिलता है कि माँ बाप का प्यार सबसे ज्यादा सच्चा होता है। अगर हम परेशानी में हों तो वो भी परेशानी में आ जाते हैं। इसीलिए हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते। बहुत समय पहले की बात है कि दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया के काफी समय के बाद 2 बच्चे हुए थे। वो तो हर समय उसकी देखभाल में लगी रहती थी। चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश थी। देखो तो सही, मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं। मैं इनकी अच्छे से रक्षा करूंगी और तरबियत करूंगी ताकि बड़े होकर भी ये बहुत ही अच्छे और दूसरों के काम आने वाले पक्षी बने। हाँ ना, कितने प्यारे हैं ये। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं ना पास के जंगल में जाता हूँ और तुम्हारे बच्चों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। हाँ कबूतर भाई, आप ले आए भोजन। कबूतर ये बोलकर चिड़िया और उसके बच्चों के लिए भोजन लेने चला जाता है। उन्हीं दिनों जंगल में एक बहुत ही खतरनाक चील भी आई हुई थी, जो सिर्फ पक्षियों का ही मांस खाया करती थी। आज तो किसी पक्षी के बच्चे का नरम नरम मांस खाने का दिल कर रहा है। चलो आज कुछ नरम नरम मांस हो जाए। चील ये बोलकर कोई शिकार ढूंढने निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते उसे चिड़िया के बच्चे दिखाई देते हैं। वाह, आज तो एक नहीं 2 बच्चे हैं खाने को। आज तो मजा ही आ जाएगा। चील चिड़िया के बच्चों को उठाने के लिए उन पर हमला कर देती है। चिड़िया अपने बच्चों को बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो चील के मुकाबले में बहुत ही कमजोर थी। इसीलिए वो अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पाती और जख्मी हो जाती है। चील चिड़िया के बच्चों को उठाकर ले जाती है और चिड़िया बस रोती ही रह जाती है। जैसे ही कबूतर वापस आता है तो चिड़िया को जख्मी हालत में देखता है। अरे बबली, तुम्हें क्या हो गया? और बंटी और चीटू किधर हैं? और ये तुम्हें जख्म कैसे आए हैं? चिड़िया रोते रोते कबूतर को सारी बात बता देती है। सारे पक्षी बबली के लिए बहुत चिंतित थे। चिड़िया ने भी इस वाकये के बाद चुप चुप रहना शुरू कर दिया था। उसकी तो जैसे जिंदगी के रंग ही खत्म हो गए थे। कोई बात नहीं चिड़िया, चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे दोबारा बच्चे पैदा हो जाएंगे और देखना वो पहले वालों से ज्यादा ही प्यारे और खूबसूरत होंगे। चिड़िया हर एक पक्षी की बात सुनती थी और चुप कर जाती थी। यही दिन लगातार गुजरते जा रहे थे कि चिड़िया के दोबारा 2 बच्चे हुए। ये तो वाकई पहले वालों से ज्यादा ही खूबसूरत है। अब की बार मैं इनकी ज्यादा रक्षा करूंगी ताकि इस बार कोई भी पक्षी आकर मेरे बच्चों को न खा सके। लेकिन चील थी कि उसके मुंह को तो नरम नरम मांस का स्वाद ही लग गया था। चलो आज फिर जाती हूँ, कोई ना कोई पक्षी मिल ही जाएगा। यहाँ रही तो भूखी ही मर जाऊंगी। चील आज फिर जंगल में निकल जाती है और उसकी नजर फिर से चिड़िया के बच्चों पर पड़ जाती है। चील फिर से चिड़िया के बच्चों पर हमला कर देती है। जालिम चील, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम क्यों मेरे ही बच्चों के पीछे पड़ गई हो? प्लीज इस बार मेरे बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं जितने जी मर जाऊंगी। कुछ तो दया करो मुझ पर। मरती हो तो मर जाओ, अच्छा है ना? मुझे एक और शिकार मिल जाएगा। देखना तेरे बच्चों को तो मैं ही खा जाऊंगी। चील फिर से चिड़िया के बच्चों को उठाकर ले जाने लगती है, लेकिन चिड़िया भी पूरा ही मुकाबला करती है। इसी लड़ाई में चील भी जख्मी हो जाती है। तूने आज मुझे ना बहुत चोट लगाई है। देखना मैं कभी भी तेरे बच्चों को नहीं छोड़ूंगी, और जहां भी तुम मिली ना मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी। याद रखना बबली, ये जख्म तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। अब इस बार बच्चों के मरने पर चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी थी। इस बार वो सारे पक्षियों से दूर किसी जंगल में चली जाती है। वो न किसी से बोलती थी, न किसी से मिलती थी, बस हमेशा चुप चुप ही रहती थी। वो दूर जा ही रही होती है कि रास्ते में बारिश होना शुरू हो जाती है। वो देखती है कि एक मधुमक्खी पानी में डूब रही है और बहुत कोशिश के बावजूद वो पानी से निकल नहीं रही। चिड़िया बहुत ही ज़्यादा दुख में थी, लेकिन वो दिल की भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हमेशा सबकी मदद करती थी। चिड़िया फौरन जाती है और मधुमक्खी को पानी से निकाल देती है।
अरे चिड़िया, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम आज ना आती ना तो मैं पानी में गोते खा खा के मर जाती। मेरे पंख भी गीले हो गए थे जिसके कारण मैं उड़ नहीं पा रही थी। चिड़िया आगे से कुछ भी नहीं बोलती। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी तो शक्ल भी लटकी हुई है। मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम्हें पता है मैं रानी मधुमक्खी हूँ। तुम बताओ तो सही, तुम्हारी मैं सहायता ज़रूर करूँगी। चिड़िया उसको चील के सारे जुल्म के बारे में बता देती है और ये भी बताती है कि कैसे चील ने उसे धमकी दी है कि वो आइंदा भी उसके सारे बच्चों को खा जाएगी। इतनी सी बात थी, भला ये भी कोई मसला है? सारी मधुमक्खियां मेरा हुक्म मानती हैं। अब जब भी तुम्हारे बच्चे हुए ना मुझे बताना। उस चील का दिमाग तो मैं ठिकाने लगाऊंगी अब। चिड़िया मधुमक्खी की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब चिड़िया के बच्चे दोबारा पैदा होते हैं तो चिड़िया की चिंता में हद से ज्यादा इजाफा हो जाता है और वो हर वक्त बस चील की धमकी से डरी रहती है कि अगर कहीं से चील आ गई तो फिर क्या होगा। लेकिन उसने इस बार एक मधुमक्खी के जरिए मलका मक्खी को पैगाम भेज दिया था कि मेरे बच्चे पैदा हुए हैं और अपना वादा वो याद रखे। और अब हमेशा एक मधुमक्खी उसके पास ही रहती थी। चील को जैसे ही चिड़िया के बच्चों का पता लगता है तो वो अपना बदला लेने आ जाती है। देखा मासूम चिड़िया, मैंने कहा था ना कि मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। और लड़ो मेरे साथ तुम जरा, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है मेरी ताकत का। चील, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम क्यों मेरे बच्चों के पीछे ही पड़ गई हो? इस बार कुछ ना करो, मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी। इस बार मैं वाकई मर जाऊंगी। लेकिन चील के सर पर तो अब बस अपनी शक्तिशाली होने का भूत ही सवार था। चील हमला करने ही वाली थी कि वहां से मलका मधुमक्खी आ जाती है और उसके साथ बहुत सारी मक्खियां थी। सारी मक्खियां एक साथ चील पर हमला कर देती हैं और उसे काटना शुरू कर देती हैं। बचाओ बचाओ, मुझे इन जहरीली मक्खियों से बचाओ। अरे ये तो मुझे मार ही डालेंगी। अब कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। अब तुम्हारा यही अंजाम है कि मक्खियों के काटने से ही मर जाओगी तुम। चील कुछ देर तो हिम्मत से मुकाबला करती रहती है, लेकिन उसकी हिम्मत आखिर जवाब दे जाती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और मधुमक्खियों के जहरीले डंक की वजह से वो वहीं ही मर जाती है। अगर आप ना होती तो कभी भी अपने बच्चों को मैं ना देख पाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी चील से जान छुड़वा दी है। कोई बात नहीं, तुमने भी तो मेरी सहायता की थी ना जब कोई मेरी सहायता करने को नहीं आ रहा था। आइंदा भी कोई तंग करे या किसी भी किस्म की सहायता की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैं यहाँ कुछ दूर पेड़ पर ही रहती हूँ। और यूं चील के मरने के बाद चिड़िया और उसके बच्चे हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल समय में दूसरों की सहायता करनी चाहिए और ऐसे दोस्त जरूर बनाने चाहिए जो मुश्किल समय में हमारे काम आ सके, क्योंकि दोस्त तो वही होता है जो मुसीबत में काम आए। जंगल में जूं होली का समय करीब आ रहा था, वैसे ही तैयारियां भी जोरों पर थीं। सब पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश थे। बड़े पक्षियों से ज्यादा तो छोटे पक्षी और बच्चे खुश थे। हर तरफ खुशी का समा था। होली की तैयारियों के कारण सभी पक्षियों ने स्टॉल लगाए हुए थे और सभी अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ थे। मामा, मामा, मुझे भी नए कपड़े और होली के कलर लेने हैं। आप बाबा को बोलकर प्लीज मुझे ये सब दिलवाएं ना। देखे ना, जंगल के सभी पक्षियों के बच्चों ने लिए हुए हैं। उन्होंने तो कब के ले लिए और आपने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं दिलवाया। चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसके पास तो इतना अनाज भी नहीं था कि जिसको देकर वो अपने बेटे बंटी के लिए कुछ कपड़े और कलर्स ले सके। इसी कारण चिड़िया बंटी की बात सुनकर खामोश हो जाती है और बहुत ही उदास हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम चिंता ना करो, मैं आपके बाबा को बोलूंगी ना। देखना, वो आपके लिए नए कपड़े भी लाएंगे और कलर्स भी लाएंगे। फिर मेरा प्यारा बंटी सबको दिखाएगा। बंटी तो बच्चा था, वो कैसे समझता कि उसकी मामा बाबा के पास इतने पैसे नहीं हैं। अपनी मामा की ये सब तसल्लियाँ सुनकर वो उदास हो जाता है और सोचता है कि शायद इस बार भी पिछली बार की तरह वो कलर्स और होली के रंगों से महरूम रह जाएगा।
कुछ देर के बाद जब बबलू घर आता है तो चिड़िया उसे बंटी के लिए नए कपड़े और कलर्स लाने का कह देती है। लेकिन मैं ये सारी चीजें भला कहाँ से लाऊंगा बबली? हमारे पास है ही क्या जो चील को देकर अपने बच्चे के लिए चीजें ले सके? खैर तुम चिंता ना करो, करता हूँ कुछ। मुझे अपने बेटे की खुशी से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं है। मैं उसकी खुशी के लिए हर हद तक जाऊंगा। अगले दिन बबलू सबसे पहले चील के पास जाता है, जिसकी जंगल में सबसे बड़ी शॉप थी। होली की वजह से उसने अपनी शॉप में कलर्स, कपड़े और बच्चों के लिए खिलौने और ऐसी बहुत सी चीजें रखी हुई थी। लेकिन चील बहुत ही अकड़ और गुस्से वाला था। बबलू डरते हुए चील को देखता है। चील भाई, इस बार मेरे पास अनाज या मांस नहीं है, लेकिन मेरा बेटा बंटी बहुत ही जिद कर रहा है नए कपड़ों और खिलौनों के लिए। अगर आप मुझे कुछ चीजें दे दें तो मैं कुछ दिनों के बाद इसके बदले में आपको कुछ लाकर दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए अगर आप कृपा कर दें तो। अरे जाओ जाओ, मैं कौन सा जंगल के गरीबों का ठेका लिया हुआ है? हर चीज पैसों और अनाज की मिलेगी। पैसे हैं या अनाज है तो ठीक, वरना फ्री में कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अब मेरा टाइम जाया नहीं करो और जाओ यहाँ से, मुझे और भी बहुत कुछ बेचना है। बबलू चील की बहुत मिन्नत समाजत करता है कि वो उसे कुछ न कुछ तो दे दे जिससे उसका बच्चा किसी हद तक खुश हो जाए। लेकिन चील से मायूस होकर बबलू वापस आ जाता है और सीधा अपने घर आता है, जहाँ चिड़िया उसी का ही इंतजार कर रही थी। चील ने तो बिल्कुल ही इनकार कर दिया। उसने तो मेरी बात सुनी तक नहीं। पता नहीं इनको समझ क्यों नहीं आता कि होली का मतलब दूसरों की मदद करना है, दूसरों को खुशियों में शामिल करना है। लेकिन पता नहीं इन सब पक्षियों को क्या हो गया है। देखें, मुझसे अपने बेटे की उदासी नहीं देखी जा रही। काश मेरे बस में होता तो मैं कभी भी अपने बच्चे की आंखों में आंसू ना आने देती। चले, मैं देखती हूँ, अभी सब पक्षियों से पूछती हूँ, शायद कोई हमारी मदद कर दे और मेरा बंटी भी खुश हो जाए। चिड़िया वहां से उड़कर कालू के पास जाती है। चिड़िया को आशा थी कि कालू उसकी जरूर मदद करेगा। कालू, तुमने तो अपने बेटे राजू के लिए सब ले लिया है, लेकिन मैंने अभी तक बंटी के लिए कुछ नहीं लिया। वो बहुत जिद कर रहा है। तुम मुझे कुछ अनाज दे सकते हो ताकि मैं चील को दे दूं और अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ ले आऊं। हमारी तो खैर है, देख ही रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी गुर्बत की वजह से बंटी की होली भी खराब हो। बबली, मेरे पास कुछ होता तो तुम्हें ज़रूर देता, लेकिन मेरे पास तो थोड़े से ही दाने हैं और वो भी नीलू कवि ने संभाल के रखे हुए हैं। इसीलिए मुझे माफ़ी करो तुम, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। चिड़िया उदास हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही उम्मीद से कालू के पास गई थी। कालू की बातों ने उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी थी, लेकिन वो अपने बच्चे की खुशी के लिए एक दफ़ा फिर किसी और पक्षी के आगे हाथ फैलाने को तैयार हो जाती है। चिड़िया अब की बार कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, आपको तो पता है हम इस साल होली की तैयारी नहीं कर पाए हैं। मेरा बंटी बहुत ही उदास है और जिद कर रहा है कि उसे नए कपड़े और खिलौने चाहिए। क्या आप मेरी कुछ सहायता कर देंगे? नहीं, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अभी तो मैंने बहुत कुछ लेना है, टीना कबूतरी और अपने बच्चे के लिए। तुम्हें दे दूंगा तो फिर मैं और मेरे बच्चे क्या करेंगे भला? तुम प्लीज जाओ यहाँ से। सब पक्षियों का ऐसा बर्ताव देखकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश हम भी अमीर होते तो आज इन सब पक्षियों की ऐसी बातें ना सुननी पड़ती मुझे। तो चिड़िया को कोई भी आस और उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। चिड़िया बोझल पंखों के साथ वापस घर की राह लेती है। आज तो उसके पर भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो घर जाकर बंटी की उदास शक्ल नहीं देख सकती थी। ऐसे ही ख्यालों में उड़ते उड़ते चिड़िया घर पहुंच जाती है। बंटी बैठा अपनी मामा का इंतजार कर रहा था कि वो कब आए और उसके लिए कपड़े और ढेर सारे खिलौने लेकर आए, लेकिन अपनी मामा के हाथ खाली देखकर वो बस चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। लेकिन चिड़िया को तो उसके चेहरे की उदासी दिख जाती है। इसी सब में रात हो जाती है। जंगल में हर तरफ खुशियों का शोर था, लेकिन बंटी का घर और दिल वही एक जगह थी जहाँ सिर्फ उदासी और दुख था। चिड़िया सोने ही लगी थी कि वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सी परी हाजिर हो जाती है। चिड़िया तो उसे देखकर हैरान ही रह जाती है। बंटी और बबलू भी उठकर बैठ जाते हैं। मैं आज के दिन सबको देख रही हूँ कि अगर कोई गरीब है और होली की खुशियाँ नहीं मना सकता तो मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। जैसे ही मुझे छोटू बंटी की उदासी का पता चला तो मैं फौरन यहाँ आ गई तुम्हारी सहायता करने। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बंटी भी होली मनाएगा और नए कपड़ों और खिलौनों के साथ ही मनाएगा। परी ये कहकर अपने जादू से वहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स और चीजें हाजिर कर देती है। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
बंटी भागकर गिफ्ट्स के पास आता है। परी आंटी, क्या ये सब मेरी चीजें हैं? ये कितनी प्यारी हैं ना सब। मैं अपने सब दोस्तों को दिखाऊंगा, आप देखना। हाँ हाँ, सब तुम्हारा है। अब उदास मत होना और ना ही रोना। जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो या किसी भी सहायता की ज़रूरत हो तो बस मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। अपने बच्चे की खुशी देखकर चिड़िया तो ऐसे हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत तकलीफ और दुख में थे। मुझसे बंटी की उदासी देखी नहीं जा रही थी, और अब देखें कितना प्यारा लग रहा है। कोई बात नहीं, तुम दिल की बहुत अच्छी हो चिड़िया। अगर सब पक्षियों का दिल तुम जैसा हो जाए तो ये जंगल स्वर्ग बन जाएगा। अगली सुबह जैसे ही सारे पक्षी इकट्ठे होते हैं, परी भी वहीं पर मौजूद होती है। कितने शर्म और अफसोस की बात है कि तुम में से किसी ने भी चिड़िया की थोड़ी सी भी सहायता नहीं की।